हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इतिहास के बारे में, और इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है, आधुनिक भारत भी जो मैं शुरुआत करता हूँ वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से कई बार अधिकतर क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, और आगामी एग्ज़ाम्स में भी, जो आगामी आपकी परीक्षाएं होंगी उनमें भी पूछे जाने की अधिकतम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि जो है यूरोपीय कंपनियों से पूछा जाए। कभी उनको सम्मिलित करने के लिए आ जाता है, या कौन सा गवर्नर कहाँ से आया, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे पुर्तगीज़ से, मतलब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक ऐसे करके सभी के बारे में, जो यूरोपीय कंपनियाँ भारत लगभग 6 आईं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो कौन कौन सी कंपनियाँ आई पहले तो हम ये बात जान लें, और साथ में ये भी चीज़ समझेंगे कि क्यों हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ रहे हैं। क्या इससे पहले यूरोप से भारत के क्षेत्रों से व्यापार नहीं हुआ करता था? अगर हुआ करता था तो उसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं, या हमें जानकारी क्यों नहीं है। तो जो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ भारत आईं। तो आप देख सकते होंगे, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी। 2 और कंपनियां भारत में आईं इन चारों के अलावा, डेनिश और स्वीडिश। डेनिश भी कुछ दिन के लिए आए, यहाँ पर रुके, और बाद में क्या हुआ कि अपनी फैक्ट्री को अंग्रेज़ों के हाथ बेचकर वापस चले गए। अंग्रेज़ों ने इनको यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया। तो जो पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे, और डच, इंग्लिश और फ्रेंच के बारे में, ये इन चारों के बारे में बताया, लेकिन इन चारों से भी में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो वो क्या हैं, पुर्तगाली और इंग्लिश, जिनके बारे में हम और अच्छे डिटेल से पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। फ्रेंड्स, आपसे एक बात ये बोल दूं कि इससे स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, आपको समझ मतलब क्या बोल रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ चीज़ों को सुनिए, क्योंकि मैं चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद ताकि चीज़ों को आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं नोट्स इसी पे प्रोवाइड करूँगा, जिसके जो है उन नोट्स को आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएंगे हमेशा, ठीक है। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा जो अन्य छात्र हैं उन तक इसकी पहुंच उपलब्ध कराएं, मतलब आप इसके लिंक को अपने ग्रुप में या जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास आप शेयर करें। धन्यवाद। चलो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब क्या होता था कि पहले जो भारत का व्यापार हुआ था, भारत के क्षेत्रों का जो व्यापार हुआ करता था यूरोप से, ये लाल सागर और फारस खाड़ी के माध्यम से हुआ करता था। तो जो लाल सागर और फारस की खाड़ी के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि 1453 में, कब, 1453 में, जो 1453 में तुर्कों ने तुर्कों ने इस पर आधिपत्य कर लिया। एक क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, कुस्तुतुनिया एक क्षेत्र था, जिस पर कब्जा कर लिया, वहाँ उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और फारस का जो खाड़ी थी और इन जो आपका लाल सागर था, ये जो मार्ग थे, जल मार्ग, इन जल मार्गों पर भी अपना अधिकार कर लिया, और उन्होंने इस एक ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। आप जानते होंगे ऑटोमन साम्राज्य जो कहाँ पे पड़ता है, वो मैं मैप पे आपको बताऊंगा। और जो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना कि मैं इन चीज़ों को, हिस्ट्री शायद ही कोई मैप के माध्यम से पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको मैप के माध्यम से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि कुछ हद तक आपको मैप पे भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। या जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी शुरुआत किए हैं तैयारी की, जिनको अभी वर्ल्ड मैप या इंडियन मैप के बारे में जानकारी नहीं है, तो कम से कम उनको कुछ इंडिकेशंस मिल जाएंगे, कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पे साउथ अमेरिका, कहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में। साथ में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जो भौगोलिक जो इंडिकेशंस हो गए, उनके बारे में भी हम
बात करते चलेंगे। तो मैं कह रहा 1453 था, तब क्या हुआ, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया कुस्तुतुनिया के क्षेत्र पर, और जो आपका जो व्यापार करने का रास्ता था उसको अवरुद्ध कर दिया। वहाँ पर जो भी व्यापारी उधर से निकलते थे तो उनको लूटते थे, और लूटने के बाद उनको पीटते भी थे, कई बार उनको जान से भी मार दिया करते थे, और अपने गुलाम बना लिया करते थे बहुतों को, और उनके पास जो पैसा और माल हुआ करता था उसको क्या करते थे, उसे उनसे छीन लिया करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इसी समय आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में कि उसी समय पुनर्जागरण का काल चल रहा था, पुनर्जागरण और या प्रबोधन का काल चल रहा था। तो चीज़ें जो हैं काफ़ी एडवांस होने लगी थी अन्य देशों में, जो खास करके यूरोप के देशों में। तो उसी समय जो कुछ जैसे पुर्तगाल में जो वहाँ का राजकुमार था पुर्तगाल का, तो उसको बोलते हैं, जो पुर्तगाल का राजकुमार था जिसका नाम हेनरी द नेविगेटर इसको बोला जाता है, जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ये लोग जो हैं समुद्री एक्टिविटीज़ में बहुत ही मतलब लिप्त रहते थे। कारण क्या था कि ये समुद्र के किनारे के देश के लोग थे, इनको जहाज़ बनाने की तकनीक भी आ चुकी थी, और इनका जो व्यापार मोस्टली था समुद्र के किनारे थे, तो इसीलिए ये फिशिंग का जो व्यापार इनका होता रहता था, फिशरीज़ का। तो इनके पास नावें भी थीं। तो इन्होंने क्या किया कि अब व्यापार तो करना ही था, और व्यापार का जो रास्ता था, चाहे वो लाल सागर वाला हो चाहे वो फारस की खाड़ी वाला हो, वो जो रास्ता था वो रास्ता बंद हो चुका था। तो इनको नए रास्ते के लिए खोज करना था। नए रास्ते के खोज भी इतना बड़ा अब कार्य नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि जो हेनरी द नेविगेटर था उसने क्या किया था, अब तक दिक्सूचक मतलब दिशा सूचक यंत्र जो हैं, और नक्षत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाओं और सारणियों का निर्माण कर लिया था। जो दिशा सूचक मतलब दिक्सूचक यंत्र का भी आविष्कार कर लिया था, और साथ ही साथ जो नक्षत्र यंत्र था, नक्षत्र यंत्र के द्वारा नक्षत्रों की गणना करके उनकी तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कर लिया था। जिससे क्या हुआ कि जो लंबी लंबी समुद्री यात्राएं थी वो आसान हो गई उसके माध्यम से। तो क्या हुआ कि इसके व्यापार के मामले में देखें तो भारत, तो इसमें कहा जाता है कि जो कहा क्या जाता है वही है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था या पुर्तगाली था, जो 1498 में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। केरल, कालीकट कहाँ पड़ता है? कालीकट पड़ता है कहाँ पर? केरल का एक बंदरगाह है। अच्छा, इस समय अगर पूछे कालीकट कहाँ पे है, तो आधुनिक जो क्या है, आधुनिक कोजीबोडा जो है, ये आधुनिक कोजीबोडा जो वहाँ का शहर है वो क्या है, वो वही मतलब जो है कालांतर में कालीकट कहा जाता था। तो पुर्तगालियों का आगमन, अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि पुर्तगाली जो है कहाँ पर थे, पुर्तगाली कैसे कैसे भारत को आए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई क्लियर होंगे। ये मैप जो हैंडमेड है मैंने बताया ताकि इस चीज़ को कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये पड़ता है, ये वाला क्षेत्र यूरोप का। देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपको मैं लिख दूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये अरब प्रायद्वीप है, और ये आपका इंडिया है। और इधर म्यांमार और इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया, इनका ये क्षेत्र है, ठीक है। तो और आप ऊपर का जो क्षेत्र ये देखेंगे, ये इधर जो ऊपर है वो क्या है, यूरोप है। और इसी के साइड में इधर अगर देखें हम मैप बना दें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका आएगा, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो हमको पढ़ना है यूरोप से आए हुए थे, तो यूरोप का ही हम क्या करें, यूरोप का जो एक ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल। अच्छा, पुर्तगाल पढ़ रहे हैं तो हम पुर्तगाल की राजधानी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। यहाँ से बस सबसे पहले जो 1453 में क्या हुआ, कुस्तुतुनिया पे तुर्कों ने आक्रमण किया और उसको जो रास्ता था उसको अवरुद्ध कर दिया। और लाल सागर, और जो ये यहाँ वाला ये क्षेत्र पड़ता है लाल सागर वाला, और ये फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये वाले क्षेत्र जो हैं इनको भी इन पर अपने आधिपत्य जमा लिया और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो क्या हुआ कि जो है मैंने आपको बताया, जो हेनरी द नेविगेटर था उसने क्या किया कि एक व्यक्ति को यहाँ से क्या किया, भेजा कि आप भारत की खोज के लिए समुद्री रास्ते को खोजें। तो क्या हुआ कि वहाँ से जो पहला व्यक्ति चला तो वो कहाँ से चला, यहाँ से पुर्तगाल से चला, और ऐसे ऐसे आते हुए अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है,
सबसे दक्षिणी जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, इसको बोलते हैं केप ऑफ, ये आपका लिखा हुआ केप ऑफ गुड होप, इसको अंतर आशा अंतरीप या उत्तम आशा अंतरीप भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और ये यहाँ से आकर के तो जो पहला व्यापारी पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो चला, उसका नाम था बार्थोलोमा दियास। जो बार्थोलोमा दियास था ये 1486 में भारत के लिए निकला, और भारत में निकलने के बाद ये क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के सदर्न पार्ट या अफ्रीका का सदर्न पार्ट जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ तक आया, और यहीं से आकर फिर से वापस पुर्तगाल चला गया। मतलब सबसे पहले अगर जो भारत के लिए निकला खोज के लिए पुर्तगाली तो वो कौन होगा, बार्थोलोमा दियास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1498 में वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए निकला, और वो भी उसी रास्ते से केप ऑफ गुड होप से होते हुए मेडागास्कर, और इधर से आपकी फारस की खाड़ी होते हुए कहाँ पहुँचा, इंडिया में। और इंडिया में सबको पता है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था। इंडिया में पहुँचकर इंडिया में जब पहुँचा कालीकट पे, कालीकट जो था वो केरल में पड़ने एक जगह पड़ती है, और कालीकट क्या था, एक बंदरगाह था। वहाँ पर वहाँ का जो स्थानीय राजा था, राजा जमोरिन, कई बार उसका जमोरियन भी लिखते हैं, तो राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, और उसको जो वहाँ मसाले, जड़ी बूटियाँ, अन्य जो वस्तुएं थी उनको खरीदने में राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा की काफ़ी मदद की, और वास्को डी गामा यहाँ से उन मसालों और उन वस्तुओं को ले जाकर उसने यूरोप में बेचा। तो उसको बेचने के बाद उसका यात्रा का पूरा खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना 60 टाइम्स जो है उसको लाभ प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ कि वो फिर से जो है 1502 में, आप पढ़ेंगे आगे कि 1502 में फिर से पुर्तगाल मतलब जो वास्को डी गामा होता है वो भारत आता है, और यहाँ पर आकर के कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। जब इतना लाभ वहाँ पर वहाँ की जो सरकार ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि जो व्यापारी जा रहे हैं और जाने के बाद क्या होता है वहाँ पर इतना अच्छा लाभ कमा रहे हैं, तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना एक जो है कंपनी को कुछ लोगों को मतलब सरकार की तरफ से व्यापार करने के लिए भेजा जाए। तो पुर्तगाली जो है पुर्तगाली गवर्नमेंट ने उस क्या किया कि एक कंपनी का निर्माण किया जिसको जो है भारत में व्यापार करना था। अच्छा, इस पुर्तगाली जो कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था जो वो क्या था, एस्तादो दा इंडिया। एस्तादो दा इंडिया, आप देख सकते हैं एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ये कंपनी थी। इस कंपनी का जो पूरा कार्यभार था उसकी देखरेख किसको करना था, इसके लिए एक गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं हम, उसकी नियुक्त की जाती थी जो पूरे कंपनी का संचालन देखता था। तो जो पहला व्यक्ति पुर्तगाली व्यापारी जो भारत पहुंचा वो कौन था, वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कब पहुंचा, 1498। फुल डेट आपको अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि कब आया था, 17 मई 1498, 17 मई 1498 को आया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, जो पुर्तगाली गवर्नर्स आए उनकी लिस्ट क्या है, मतलब कौन कौन से आए। ठीक है, और आपने ये देख लिया कि आपको एक चीज़ इसी क्रम में मैं बता दूं कि इनको जो आने का क्रम है, पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम जो है उसको हम बहुत ही शार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। हमें पता होगा कि कंप्यूटर में एक फ़ाइल सेव की जाती है, फाइल होती है जिसको हम PDF फाइल बोलते हैं। उसी PDF फाइल में हम क्या करेंगे, PDF फाइल में E ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा PDF। और ये आने का क्रम है कंपनियों के, पुर्तगीज़, उसके बाद डच, देन इंग्लिश एंड देन फ्रेंच। ये 4 कंपनियों के बारे में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 6 कंपनियां डेनिश और स्वीडिश भी आई, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ दिनों के लिए आई और बाद में अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों के हाथ से बेचकर वापस चली गई। तो हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से कहाँ से आया पुर्तगाल। अब हम पुर्तगालियों के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वायसराय आए और किनकी क्या नीतियाँ रहीं। ठीक है, और जो पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगाली आने में उसके पुर्तगालियों को हमको क्या क्या पढ़ना है, उनके प्रारंभिक अभियान क्या रहे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने कंपनी की देखरेख के लिए गवर्नर की नियुक्त की और जो कंपनी आई तो उसके सरकारी अभियान क्या रहे, कौन कौन से गवर्नर रहे।
फिर भारत आए, उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया, तो उनका भारत के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा। और इसी के साथ साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों की क्या क्या नीतियाँ थीं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर भारत आए। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं हम लोग कि जो मैं बोल रहा था कि कौन कौन से कंपनियां आई, तो आप देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली है, फिर डच, ब्रिटिश, देन फ्रेंच या फ्रांसीसी। इसमें एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर की तीनों कंपनियां थीं तो वो कैसी थीं? प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थीं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थीं। फ्रांसीसी कंपनी, जो फ्रेंच कंपनी थी, एकमात्र द ओनली गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी, एकमात्र सरकारी कंपनी थी। तो ये भी अगर पूछा जा सकता है, 4 कंपनियों के नाम दे दिए कि इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी थी, तो वो फ्रांसीसी थी। फिर आप देख रहे होंगे कि पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगाली कंपनियों के बारे में कि उनका क्या क्या रहा। तो हम पहले देखेंगे प्रारंभिक अभियान, देखेंगे सरकारी अभियान एवं गवर्नरों के बारे में देखेंगे, पुर्तगालियों का हमारे लिए क्या योगदान रहा तथा उनकी क्या क्या नीतियाँ थीं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं जो मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ में समझा रहा हूँ, इसके साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है अपना हमें नोट्स जो आपको दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इनको आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप नोट में देखो लिखा हुआ है कि यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम भारत आने वाली कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी ही थी। और भारत आने वाले जो पुर्तगाली गवर्नर या जो लोग थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला कौन था? बार्थोलोमा दियास, जिसके बारे में मैंने बताया कि बार्थोलोमा दियास जो है वो अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट था, सबसे दक्षिणी बिंदु था केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक आया और वहाँ तक आने के बाद वापस चला गया। और कब आया था? 1486 में आया था, 686-87 की बात है। उसके बाद स्पेन से मैंने सीधे वास्को डी गामा बता दिया, अगर आप बीच में जानना चाहते हैं तो। उसके बाद स्पेन से निकला था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस वहाँ से निकला और वो अटलांटिक ओशन में पहुँचने के बाद रास्ता भटक गया और वो भारत पहुँचने के बजाय वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका, और उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा आए। तो हम सभी गवर्नर्स जो हैं या वायसराय हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला बार्थोलोमा दियास जो भारत नहीं पहुंचा। भारत पहुंचने वाला जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वास्को डी गामा पहुंचा। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया, देन फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा आए, एंड देन अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, गार्सियो डी नोरेन्हो, एंड द लास्ट वन इज अल्फांसो डी सूजा। ये जो 8 व्यक्ति थे जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वास्को डी गामा पहला व्यापारी पहुंचा, और अभी आप जब आगे देखेंगे तो पहला गवर्नर जो है या पहला वायसराय भारत जो है पुर्तगालियों का बनकर कौन आया? तो फ्रांसिस डी अल्मीड़ा आया। तो इसमें हम देखेंगे वन लाइनर टाइप से देख लेते हैं जो चीज़ें यहाँ पर हमने लिख रखी हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे आने की पूरी संभावना है। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकता है। तो हम देखेंगे कि पहला क्या है पॉइंट कि 1486 में बार्थोलोमा दियास भारत के लिए चला, परंतु भारत नहीं पहुंच सका। मैंने बताया कि क्यों नहीं पहुंच सका, क्योंकि वो केप ऑफ गुड होप से ही वापस चला जाता है। नेक्स्ट 17 मई 1498 मतलब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं उत्तम आशा द्वीप या आशा अंतरीप होते हुए भारत के कालीकट, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, के तट पर पहुंचा, जिसको अभी मैंने बताया कि कोझीकोड के नाम से आधुनिक समय में जानते हैं, वर्तमान समय में। ठीक है, जो कहाँ पहुँचा? के कालीकट पहुंचा, जहां उसका स्वागत स्थानीय राजा जमोरिन ने किया। इसको जमोरिन और कहीं कहीं पर जमोरियन भी लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तथा मसाले एवं अन्य वस्तुओं के खरीदने में उसकी सहायता की। नेक्स्ट 9 मार्च 1500 को अपने 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अगला पुर्तगाली भारत के लिए चला। मतलब जो है 9 मार्च को चला, 1500 में ही क्या होता है कि फिर अगला जो वास्को डी गामा के बाद आता है वो कौन आता है? तब तक इनके बारे में जब देखा कि ये जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है और वास्को डी गामा है इतना मुनाफा कमा रहे थे, इसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कंपनी सरकारी मतलब जो एक कंपनी था उसका
निर्माण किया, जिसको मैंने आपको बताया था एस्तादो द इंडिया। और जिसकी देखरेख जो थी, कमान थी, वो किसके हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथ में थी, या यहाँ के जो वायसराय थे उनके बारे में थी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और उसने कोचीन में 1503 में, 2 में आया और उसने कोचीन में 1503 में एक फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1505 में फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत आने वाला प्रथम गवर्नर या वायसराय था। तो जो गवर्नर की हैसियत से पहला जो व्यक्ति आया वो कौन था, फ्रांसिस डी अल्मेडा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। मैंने कहा था कि हम भारत की जो पुर्तगाली थे उनको नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहली नीति हमें क्या दिखने में आई वहाँ पे पॉलिसी, कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति भी इसे कहते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। इसको ध्यान से लिखिए और हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। तो इसने पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियां, जो पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियां मतलब जो व्यापारी आए थे, जैसे वास्को डी गामा आया था तो उसने कोचीन में फैक्ट्री बनाई थी, तो जो पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियां थीं उन फैक्ट्रियों की किलेबंदी की तथा उन्हें और मजबूत बनाया। इसने हिंद महासागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्रों का भी क्या किया, नियंत्रित किया उनको, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी का भी हम समझ लेते हैं कि वो पॉलिसी क्या थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ जो था वो क्या था, खुद को समुद्र में मजबूत या शक्तिशाली बनाना। जो पुर्तगाली थे उनका कहना था कि हिंद महासागर में अगर हमारा अधिकार होगा तो जितने भी व्यापारी करेंगे उनको हम व्यापार करने के लिए भी उनसे पैसे लेंगे और उनको प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन पर चार्ज करते थे। तो यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि अब इंडियन ओशन में जो हिंद महासागर था उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करना, ब्लू वाटर पॉलिसी था, जिसे आने वाले जितने भी गवर्नर थे उन्हें इस पर ध्यान दिया और इस पॉलिसी को, इस नीति को मजबूत बनाया। आगे देखते हैं कि 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नया वायसराय बनकर आया, भारत आया। इसे ये लाइन आप जो है बहुत ही ध्यान से देखें, इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यहीं पर हम देख लें, वास्तविक शब्द से अगर कोरिलेट करना चाहें तो हम लोग जा करके, अच्छा हम लोग जो पुर्तगालियों के आगमन का बारे में पढ़ रहे हैं, ये इसी समय जो भारत में इतिहास का जो दौर चल रहा था वो मध्यकाल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली में कौन से बादशाह बैठे हुए थे, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ देख लेते हैं, जो वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द से किसी चीज़ को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, तो वो क्या है कि वास्तविक शब्द, जब आप गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश में देखेंगे कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था या संस्थापक कौन था, तो उसको इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश क्यों था, इसको हम जब आप गुलाम वंश और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि क्या है, इसने पुर्तगालियों को, किसने, जो अगला जो आया था, कौन, अल्मीड़ा। ठीक है, अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो इसने पुर्तगालियों को भारत में, और ये वाला जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ये किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, यहीं पर एक जो वन लाइनर था आपको छूट गया था, उसके बारे में देख लेते हैं कि 1510 में इसने बीजापुर, किसने, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, नाम याद रखिएगा, से गोवा छीन लिया तथा बाद में यही पुर्तगालियों की राजधानी बना। तो पुर्तगालियों की राजधानी कौन बनता है बाद में, गोवा। और अभी राजधानी क्या है, तो वो अभी राजधानी कोचीन है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसने क्या किया, पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा जो भारतीय स्त्रियां थीं उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क का मतलब ये एक और रणनीतिक जो है, कूटनीतिक मतलब एक कदम था, जिससे वो जो भारत में है वो पूरी तरीके से मजबूती से बच सकें। अल्बुकर्क पहला गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार में, इम्पॉर्टेंट है, नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि जो अल्बुकर्क पहला ऐसा गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी क्रम में आगे देखेंगे कि 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया और इसने 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया।
और इससे पहले राजधानी क्या थी, मैंने बताया था कि इससे पहले राजधानी कोचीन हुआ करती थी। देन 1538 में गार्सियो डी नोरेन्हो नया वायसराय बनकर भारत आया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सिलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, सिलोन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जो देखेंगे अगला आने वाला जो वायसराय था या गवर्नर था वो कौन था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा नया पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया और इसी के समय सेंट जेवियर भारत आए। अच्छा, इतना सब कुछ बताते समय मैंने दो चीज़ें मतलब छोड़ी हैं जिसमें आपको अभी मैं क्लियर करता हूँ। एक चीज़ ये कि जो ये पहला गवर्नर मतलब जो पहला व्यापारी जो भारत पहुंचा था वास्को डी गामा, इसको जो है कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि इसका पथ प्रदर्शक ये गाइड कौन था, किसके माध्यम से ये पहुंचा था। तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, नाविक था, जो इसका नाम क्या था, अब्दुल मनीक। कहीं पर अब्दुल मनीक लिखा हुआ है और कहीं पर अब्दुल मजीद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं, और जो कहाँ का रहने वाला था, गुजरात का रहने वाला था, ठीक है। सेंट जेवियर जो हैं भारत आए थे किसके समय पे, अल्फांसो डिसूजा के समय पर सेंट जेवियर भारत आए। और इसी के साथ हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमको, मेरा उद्देश्य क्या है, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाना, ताकि आप एक के साथ दूसरी चीज़ मुफ्त में पाएँ, या जब आप वहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो दूसरी चीज़ आपको याद आ जाए। तो अकबर के दरबार में फादर इक्वाविवा और फादर मॉन्सेरेट, जो मॉन्सोरेट थे, ये किसके दरबार में आए थे, अकबर के दरबार में आए थे। अब मैं जो बता रहा था कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की एक और नीति थी, वो क्या थी, 3G। ठीक, 3G के बारे में और जब और पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके जो अधिवेशन है, उनमें भी हम आपको 3G पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3G का मतलब क्या है, 3G मतलब GNG 3G। पहला इनका क्या था, ग्लोरी, अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करना। दूसरा जो इनका उद्देश्य था आने का, दूसरा क्या था, गॉड, अपने ईश्वर मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और चौथा था गोल्ड और सोने को, पैसे को प्राप्त करना। ये 3G कॉन्सेप्ट था किसका, पुर्तगालियों का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप आगे देखेंगे कि पुर्तगालियों को, मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने हमें कुछ, पुर्तगालियों के योगदान भी रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पुर्तगालियों का भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो फसल और एवं कृषि के उत्पादन में क्या था कि आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, वनीला और तंबाकू, इन सब की खेतियों के बारे में या कृषि के बारे में जो जानकारी हमको मिली वो किसके माध्यम से मिली, हमें थोड़ा बहुत पहले पता था, कई चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो पुर्तगालियों से मिली। कुछ अन्य वस्तुएँ थीं जो कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है ये वाला, आप इसको इम्पॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। छापा खाना, प्रिंटिंग मशीन जो है वो हमें यूरोपियों के माध्यम से ही पता चली। तंबाकू की खेती करना भी हमें किससे प्राप्त हुआ, पता चला। और जहाज़ बनाने की तकनीक, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इनको, जो यूरोपीय थे, इनको जहाज़ बनाने की भी तकनीक पता थी। तो जहाज़ बनाने की तकनीक भी हमने किससे सीखी। एक लास्ट जो इम्पॉर्टेंट आप वन लाइनर देख रहे होंगे, पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापत्य शैली का प्रयोग किया। जो ये मकान बनाते थे वो गोथिक स्थापत्य शैली के मकान हुआ करते थे, जिनका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ करता था। और अगर आप जानना चाहें कि और कौन कौन सी जो शैलियाँ हैं वो भारत में हैं, गोथिक शैली के अलावा वेसर शैली, जो स्थापत्य शैली है, ठीक है, वेसर शैली है, गोथिक शैली, द्रविड़ शैली, इन सब के बारे में भी हम लोग जब अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए, सुनने के लिए। और आप सबसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिल सके और हम और अच्छे से वीडियो को बना सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।